नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम निष्ठा प्रश्नोत्तरी का जो पोस्ट टेस्ट की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें हम मॉड्यूल क्रमांक 6 और 7 देखेंगे और किस प्रकार हम पोस्ट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो पोस्ट टेस्ट में इस मॉड्यूल से संबंधित जितने भी मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हैं वो तो आपको करना ही, साथ में जो अन्य प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी इस मॉड्यूल से संबंधित वो भी हम देख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल 6 जो है कला समेकित शिक्षा, या जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसे हम देख लें, इसके मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कला समेकित शिक्षा क्या है। तो इसका उत्तर है कला के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही कला समेकित शिक्षा है। यानी जो हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और कला के द्वारा ही इन विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं, यही कला समेकित शिक्षा है। कला समेकित शिक्षा में दो भाग होते हैं, एक होता है कला और दूसरा होता है अधिगम। कला के सीखना सिखाना ही कला का समेकित शिक्षा है। तो समेकन का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, इंटीग्रेटेड करना। तो जिस प्रकार हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और विभिन्न विषयों की जो हम शिक्षा देते हैं और उसको आर्ट के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये जो कला है विभिन्न विषयों को बच्चों को समझाने की कला के माध्यम से, ये कला समेकित शिक्षा होती है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कला क्या है। तो कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुति की एक विशेष विधि है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। वैसे तो कला दो प्रकार की होती है, एक दृश्य और एक होती है प्रदर्शन। तो ये जो हमारे भाव हैं अंदर के, जिन्हें हम अपनी भाषा के माध्यम से ना व्यक्त करते हुए और अपना जो एक प्रकार का टैलेंट है, टैलेंट को हम कला कह सकते हैं कि अपने टैलेंट का हम प्रदर्शन जो करते हैं वो हमारे अंदर रहने वाली जो कला है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो टैलेंट है वही हमारे अंदर की कला है। प्रश्न तीसरा है कला कितने प्रकार की होती है। कला दो प्रकार की होती है, एक होती है दृश्य और दूसरी होती है प्रदर्शन कला। दृश्य कला क्या है। उत्तर ऐसी कलाएं जिन्हें देखा और सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियाँ, मूर्ति कला, शिल्प कला इत्यादि। तो दृश्य कला जिन्हें हम अपनी आँखों से किसी चीज़ पर बनी हुई देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं, तो ऐसी जो कलाएं होती हैं वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। जैसे चित्रकला, जैसे कि जब हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं या कोई पेंटिंग को देखते हैं तो हम उसकी सराहना करते हैं। और ये जैसे छापा कला है या मेहंदी है, तो इस प्रकार की जो कलाएं होती हैं जिन्हें हम बनी हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी बन चुकी हैं और हम उसे देख रहे हैं, तो वो दृश्य कला है। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न 5वां, प्रदर्शन कला क्या है। इस कला में प्रदर्शन, मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति व लय जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ की जाती हैं, जैसे नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, कठपुतली, कहानी, वाचन, मार्शल आर्ट इत्यादि। तो जिसको हम एट अ टाइम, जब जो कोई व्यक्ति है जो अपने टैलेंट की, अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है, हमारे सामने हमें उसे देख रहे हैं, तो यह प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई नृत्य कर रहा है या कोई गाना गा रहा है, तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रदर्शन कला के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न अगला है कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में संक्षेप रूप में क्या अंतर है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा, सिद्धांत और शब्दावली है। संक्षेप में ये समझें कि कला बच्चे या शिक्षक या अन्य किसी के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वही कला को शिक्षण में समेकित करके अधिगम का कार्य संपन्न कराना ही कला समेकित शिक्षा है। तो कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में यही अंतर है कि कला एक विषय है और कला समेकित जो शिक्षा है वो एक प्रकार का अधिगम है और उसके द्वारा हम कला का प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न 7वां है कला को शिक्षण में शामिल करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो कला समेकित शिक्षा या शिक्षण में निम्नानुसार फायदे होते हैं। बच्चों का विषय में घुलाव हो जाता है। कला से सीखना आसान, सहज, आनंददायी व अनुभव से पूर्ण हो जाता है। बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 8वां है मॉड्यूल क्रमांक 6 में किस विषय पर गतिविधि कराई गई तथा वह गतिविधि क्या थी। तो जो इसमें गतिविधि कराई गई थी वो था बारिश का दिन। विषय पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि कराई गई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि हुई थी कि किस प्रकार हम दोनों हाथों की तालियों से या बूंदों से किस प्रकार आवाज़ निकाल सकते हैं। तो मॉड्यूल 6 में ये जो गतिविधि थी बारिश वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक अच्छा प्रश्न है, इसे आप याद रख सकते हैं।
प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि हाथों से बारिश कराने वाली गतिविधि किस मॉड्यूल में थी, तो आप उसका आंसर मॉड्यूल क्रमांक 6 लिख सकते हैं, या मॉड्यूल क्रमांक 6 में कौन सी गतिविधि थी, तो वो आप लिख सकते हैं कि बारिश का दिन। इसके बाद प्रश्न 9वां है, बारिश का दिन पर जो गतिविधि कराई गई उसमें बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, तो उत्तर है आनंद की प्राप्ति होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और विचारों का आदान प्रदान होगा, विभिन्न विषयों से जुड़ा होकर के बच्चे सीखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया है, तो मूल्यांकन को 3 चरणों में बांटा गया है। असेसमेंट एज लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। इसके बाद प्रश्न 11 है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, यह आकलन विद्यार्थियों के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट इत्यादि, और यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, इसे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी कहते हैं। फिर प्रश्न 12वां है, अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं। यहाँ ऊपर प्रश्न जो है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, और फिर यहाँ नीचे जो प्रश्न है वो अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह वर्क से आकलन होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का आकलन किसे कहते हैं, इसमें पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। यह आकलन बच्चों, शिक्षकों व पालकों तीनों के लिए जरूरी होता है। प्रश्न 14 है, कला समेकित शिक्षा किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होती है, तो ये जो है कला समेकित शिक्षा ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या हम CWSN बच्चे भी कह सकते हैं। कला समेकित शिक्षण से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे, तो उत्तर है रुचि, अनुभव के आधार पर सामग्री की समझ, सभी, तो ये सभी आएंगे। कला समेकित शिक्षण से बच्चों में रुचि भी उत्पन्न होती है, अनुभव के आधार पर सामग्री की समझ, तो यहाँ पर उत्तर जो है वो सभी है। इसके बाद फिर अगला हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, विजुअल आर्ट्स में क्या शामिल नहीं है। इस विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी जो है वो विजुअल आर्ट में शामिल नहीं है। कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में क्या आपस में जुड़ाव संभव है, उत्तर है हाँ, जुड़ाव संभव है। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है, गणित विषय, भाषा विज्ञान या कला, तो गैर मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसको कला ही प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न, दृश्य कला में क्या शामिल नहीं है, चित्रकला, फोटोग्राफ, मूर्तिकला और नृत्य, तो उत्तर है नृत्य, क्योंकि दृश्य कला जो होती है वो उसमें आपके सामने जो कुछ भी घट रहा है, यानी कि जो बन चुका है, जैसे कि चित्रकला जो पेंटिंग हो गई है या फोटोग्राफ है या मूर्ति बना के रख दी गई है, उसको आप देख रहे हैं और सराह रहे हैं, जबकि नृत्य एक प्रकार से प्रदर्शन कला है जो उसी समय आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूल 7 जो है, मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन, और प्रश्न पहला है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, तो इसका सही उत्तर जो है वो है नैदानिक परीक्षण। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है, तो नैदानिक परीक्षण करके गणित में सीखने की जो कमी हो सकती है, कमी है, उसका आकलन हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम नैदानिक यानी कि उपचारात्मक परीक्षण करके कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करके पढ़ाती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन, तो उत्तर है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करके पढ़ाती है, फिर बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, तो इसे हम सीखने का आकलन कहेंगे। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, या समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग, तो इसमें सही उत्तर जो है वो छात्रों की रैंकिंग। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। सहयोग, अनुशासन, उत्साह की भावना, नेतृत्व की भावना, सही उत्तर होगा सहयोग।
कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा, समूह गतिविधियों का एक मतलब यही है कि सहयोग की भावना का विकास करना। फिर अगला प्रश्न है छात्र अधिगम मानदंड। बेंच मार्किंग हिस्सा है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन। तो सही उत्तर जो है वो है सीखने का आकलन। प्रश्न 7वां है निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन एसबीए का मुख्य विशेषताएं हैं? सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि और प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि। सही उत्तर है योग्यता आधारित गतिविधि। तो योग्यता एबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी हम उसको कह सकते हैं। तो एसबीए जो है योग्यता एबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न 8वां है आकलन का उद्देश्य है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। तो सही उत्तर जो होगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना आकलन का उद्देश्य है। प्रश्न 9वां है निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना नैदानिक आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने का आकलन है। तो उत्तर जो है वो सीखने का आकलन है। प्रश्न 10वां है अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है नैदानिक आकलन का, सारांशित आकलन का, सीखने का आकलन का और रचनात्मक आकलन का। सही उत्तर जो है वो है रचनात्मक आकलन का। प्रश्न 11 है शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। सही या गलत? तो यह गलत है। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए भी अवसर दिए जाने चाहिए। प्रश्न 12वां है क्षेत्र का दौरा सर्वेक्षण कलाकार जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजना आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में। सही है गलत? तो ये बात सही है। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। सही गलत? तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला है रूब्रिक्स और गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। सही है गलत? तो यह गलत है। प्रश्न 15 एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। यह गलत है। रूब्रिक कितने प्रकार की होती है? तो रूब्रिक 2 प्रकार की होती है, समग्र रूब्रिक और विश्लेषणात्मक रूब्रिक। सीखने रूब्रिक एक प्रकार से निर्देश होते हैं, जैसे कोई कार्य कर रहा है बच्चा तो एक निर्देशों की तालिका बनाई दी जाती है कि इन निर्देशों के अधीन बच्चे को कार्य करना है। जैसे मान लो कभी हम एक एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम के पूर्व जो निर्देश लिखे हुए होते हैं कि किस प्रकार प्रश्न को हल करना है, क्या क्या उसके निर्देश हैं, तो वे सारे जो निर्देश आगे लिखे हुए थे वे रूब्रिक्स कहलाते हैं। इसी प्रकार रूब्रिक्स जो है वो एक प्रकार से बच्चों को शिक्षण करने की जो है क्रिया है, गतिविधि है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 17 सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। गलत या सही? तो ये है गलत। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धियों, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। गलत या सही? उत्तर है गलत। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखने के मूल्यांकन में आता है। सही या गलत? उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है कि सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो बिल्कुल सही है कि शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार हमारा ये जो मॉड्यूल है 6 और 7 समाप्त होते हैं और इसके बाद जो है मॉड्यूल क्रमांक 8वां जो है इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं और शैक्षणिक जानकारी हैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकेगी। धन्यवाद।